का मास्टर इकोनॉमिक्स में स्वागत है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे यूजीसी फर्स्ट पेपर का एक सीरीज कर रहे हैं, उसमें हम लोग 9th यूनिट स्टार्ट किए थे, ठीक है। और 9th यूनिट में देखा जाए पहला पार्ट हमने कर लिया था, ठीक है। ये पहला पार्ट हो चुका था, अगर आप इसे देख सकते हैं उसके बाद आप आ सकते हैं दूसरा पार्ट इस यूनिट का। और दूसरे पार्ट में देखा जाए हम कवर करेंगे जैसे सोर्स ऑफ पॉल्यूशन और एयर, वाटर, सॉयल, नॉइज और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में दिया है। तो ये पार्ट हम लोग करेंगे, एयर, वाटर, सॉयल और नॉइज और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो देखा जाए यहाँ पे वर्ड आ रहा है, सबसे पहला वर्ड पॉल्यूशन किसे बोला जाता है, ठीक है। पॉल्यूशन अगर देखा जाए एक सिंपल मतलब होता है इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा निगेटिव चेंज जो हार्मफुल हो और जिसका रीजन कोई हैजार्डियस सब्सटेंस के एडिक्शन से हो, तो उसे हम लोग पॉल्यूशन बोला जाता है। जैसा यहाँ पे देखा जाए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉल्यूशन इज निगेटिव अनडिजायरेबल चेंज इन द इन्वायरमेंट, यूजली द एडिशन ऑफ समथिंग हैजार्डियस या डिट्रीमेंटल होता है, ठीक है। जिसमें जनरली दो तरह के, अब देखा जाए नेचुरल इकोसिस्टम में दो तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं और वो दो तरह के पॉल्यूटेंट यहाँ पे डिवाइड हैं। पहला डिग्रेडेबल, दूसरा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट को हम लोग नॉन प्रेसिस्टेंट पॉल्यूटेंट बोलते हैं और एक प्रेसिस्टेंट पॉल्यूटेंट होता है, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। पहला डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट या नॉन प्रेसिस्टेंट पॉल्यूटेंट सच एज ए डोमेस्टिक सीवेज और डिस्कार्डेड वेजिटेबल आर ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस। यानी कि ये क्या हो जाएगा, डिग्रेडेबल हो जाएगा और डिकम्पोजर के द्वारा क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसा देखा जाए डोमेस्टिक सीवेज हो गया, सब्जियों का वास्ट हो गया, ये सब नेचुरल प्रोसेस से तो क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। इसे हम लोग डिग्रेडेबल या नॉन प्रेसिस्टेंट पॉल्यूटेंट कहते हैं। दूसरा प्रेसिस्टेंट पॉल्यूटेंट जिसे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट बोलते हैं। और ये क्या होता है, डू नॉट गेट डिस्ट्रॉय एंड आर सोर्स ऑफ वरी। जैसा आप जानते हैं कि प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, हैवी मेटल हो गया, ये सब डिस्ट्रॉय नहीं होते, इकोसिस्टम में एक्युमुलेट होते रहते हैं और इनका सबसे ज़्यादा क्या होगा, डेंजरस माना जाता है इन्हें। क्यों? क्योंकि ये एक्युमुलेट होते जाते हैं, ठीक है। आज हम एयर, वाटर, सॉयल, नॉइज और ये सब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन है, सच एयर पॉल्यूशन, वाटर और नॉइज पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए सबसे पहला यहाँ पे आता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, ये देखा जाए क्लीन एयर कंपोजिशन जो होता है, क्लीन एयर में कंपोजिशन आप जानते हैं कि इसमें नाइट्रोजन होगा और 78.09% नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम होता है और इसमें 20.94% ऑक्सीजन होता है और बाकी देखा जाए रिमेनिंग जो 0.97 इसमें गैसियस मिक्सचर होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और हीलियम, क्रिप्टॉन, आर्गन हो गया और नियॉन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया एंड कह सकते हैं कुछ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक गैसेस भी पाए जाते हैं इसमें। और देखा जाए इससे हम लोग पूरा मिला के क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बोला जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। जो देखा जाए आगे, द डिग्रेडेशन ऑफ एयर क्वालिटी नेचुरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ड्यू टू पॉल्यूटेंट इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। अब यहाँ पे WHO का है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन इट इज द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इन एयर
विच आर हार्मफुल टू लिविंग बीइंग वंस क्रॉस देयर थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन लेवल, और दे जिसमें फॉरेन बॉडी हो गया, गैसेस हो गया, सो एन एक्टेड पॉल्यूटेंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट के रूप में जाना जाता है। इट इज मोस्ट एक्सटेंसिव एंड वर्स फ्रॉम पॉल्यूशन। तो देखा जाए WHO ने डिफाइन किया, WHO के मुताबिक एयर पॉल्यूटेंट जो होता है, एयर पॉल्यूशन तब होता है जब एयर में पॉल्यूटेंट अपनी थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन का क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें देखा जाए जो ग्लोबल टॉप 5 रिस्क फैक्टर में ये शामिल होता है। अब देखा जाए टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन के टाइप से क्वेश्चन आता है, और इसे हम लोग 2 टाइप से बांटते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होगा, इंटर द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, यानी कि सोर्स से डायरेक्ट आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में प्राइमरी पॉल्यूटेंट जैसे हम लोग SPM यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, और इसमें ऑक्साइड ऑफ कार्बन हो गया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और हाइड्रोकार्बन हो गए जिसमें मीथेन हो गया, ये सब सल्फर ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड हो गया, और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 हो गया, NO3 हो गया, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC जिसे बोलते हैं, और लेड भी एक एयर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन में दोनों कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी पॉल्यूशन। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन होता है, जो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली नहीं आते हैं, नॉन डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम सोर्स। दे आर form as a result of chemical reaction between primary pollutant and certain atmospheric constituent in the presence of sunlight, जैसे सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ऑर्गेनिक पार्टिकल हो गया, जो ट्रांसपोर्ट होता है ओवर लार्ज डिस्टेंस में, जिसे मतलब लार्ज डिस्टेंस जैसे 100,000 किलोमीटर दूर से ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे इसमें देखा जाए एग्जाम्पल है सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। अब सल्फर ट्राईऑक्साइड देखा जाए यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है, सल्फर ऑक्साइड, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एक तरह से कह सकते हैं प्राइमरी हो गया, SO2 और प्लस O2, तो ये क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। अगर हम SO3 को वाटर में डिजॉल्व होता है तो इसे हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। और H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जब इसकी बारिश होता है तो उसे हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। दूसरा स्मॉग हो गया, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्मोक 2 पार्ट से बना हुआ है, एक स्मोक प्लस फॉग। स्मोक प्लस फॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉग बोलते हैं। तो स्मॉग इज एन ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। द इफेक्ट ऑफ स्मोग इज मैक्सिमम जस्ट बिफोर sunrise as a smoke particle that interrupted between cold air unable to rise. 2 type of smoke prevalent होता है, जिसमें 2 तरह के स्मोक आते हैं, और बहुत फेमस है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। एक तो जिसे हम लोग सल्फ्यूरस स्मोक या लंदन स्मोक या रिड्यूसिंग स्मोक बोलते हैं, 2 तरह के होंगे। एक यहाँ पे कह सकते हैं लंदन स्मोक, जो नाम से लग रहा है लंदन एरिया में आए ये स्मोक आता होगा, और ये सल्फ्यूरस स्मोक होगा। ये अफेक्ट करता है लंदन फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों, और हेंस इट नेम क्या बोलते हैं, लंदन स्मोक बोलते हैं। और ये रिड्यूसिंग स्मोक होगा बिकॉज इट इज मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट इन केमिकल रिड्यूसिंग नेचर। ऐसे केमिकल रहते हैं जो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर, मोर प्रिविलेंट ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर ऑफ विंटर व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ हाई, जब ह्यूमिडिटी हाई होता तब, और एयर नियर द ग्राउंड इज कूलर, ठीक है। अब लंदन स्मोक कॉज थ्रोट इरिटेशन एंड डिफिकल्टी टू ब्रीदिंग, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सिम्टम जो आता है इसे थ्रोट
इरिटेशन होता है और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होता है, ठीक है। और इसकी कंसिस्टेंसी ग्रे और चोकिंग टाइप का होता है। और इसमें कह सकते हैं हमें दो बातें याद रखना है, ह्यूमिडिटी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड से। दूसरे टाइप का स्मोक जो होता है एक फोटोकेमिकल स्मोक होगा और इसे लॉस एंजलिस स्मोक बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखा जाए सनी डे में होगा और इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और यहाँ पे वेनेडियम ऑक्साइड कह सकते हैं, ये भी पाया जाता है। और सनलाइट के प्रेजेंस में तो आप यहाँ पे देखते हैं दिस टाइप ऑफ स्मोक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर फ्रॉम एज ए रिजल्ट ऑफ, जिसमें वेहिकुलर एग्जॉस्ट होता है, इट इज फॉर्म द केमिकल रिएक्टिंग इन्वॉल्व ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे हम लोग पान बोलते हैं शॉर्ट में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस फेनोमेनन मेनली अकर ड्यूरिंग वार्म यानी कि सनी डे में होगा। और व्हेन सनलाइट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट फोटोकेमिकल रिएक्शन और रीजन व्हेन स्काई क्या होगा क्लियर। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होगा कंसिस्ट ऑफ ब्राउन हैजी फ्यूम और इरिटेशन इन आई लंग्स एंड कॉज क्रैकिंग रबर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू प्लांट एंड लाइफ को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो यहाँ पे देखा जाए ये सनी डे में होगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड सनलाइट ये सब के प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोकार्बन ओजोन के, और ब्राउनी हैजी फ्यूम आता है और इफेक्ट करता आई इरिटेशन प्लांट डैमेज और रबर क्रैकिंग में। तो ये बेसिक फोटोकेमिकल स्मोक जब लाइट के प्रेजेंस में होता है इसीलिए हम लोग फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे ग्राउंड लेवल जोन ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन, और जैसे ट्रोपोस्फेरिक यानी कि ग्राउंड लेवल ओजोन इज फ्रॉम फोटोकेमिकल रिएक्शन और बिटवीन टू मेजर क्लासेस होगा, जिसमें पॉल्यूशन, जिसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा VOC और नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, दो चीज़ें होगा। तो इसमें वोलेटाइल और ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड और सनलाइट मेक क्रैक O3 और ह्यूमन लंग्स के लिए ये एक तरह से एक्सट्रीमली हार्मफुल है। इसी तरह से देखा जाए बेसिकली हम लोग कि ओजोन को O3 को ऐसे तो हम लोग ओजोन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ओजोन को दो तरह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। गुड ओजोन बोला जाता है ओजोन, जब ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं गुड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट को आने से रोकता है, ठीक है। और बैड ओजोन बोलते हैं, बैड ओजोन जब ये ट्रोपोस्फेयर में आ जाएगा तो यहाँ पे देखा जाए स्मोक कॉज करता है, यानी कि एयर पॉल्यूशन में भागीदार है, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के रूप में O3 माना जाता है ट्रोपोस्फेयर में। तो इसमें अगर इस ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है तो उसे हम लोग बैड ओजोन बोलते हैं। तो ओजोन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं गुड ओजोन और बैड ओजोन में, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखा जाए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जैसे हमने ऊपर किया था कि यहाँ पे जब भी हम सल्फ़र ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, इनके अगर एयर में प्रेजेंस है, अब मान लीजिए एटमॉस्फेयर में बारिश हो रहा है तो ये क्या होता है H2SO4 बना लेगा, ये क्या होगा HNO3 बना लेगा बारिश वाटर के प्रेजेंस में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि ये एसिड है तो हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो एसिड रेन क्या होता है, अपर एटमॉस्फेयर में जाके एसिड बनाते हैं। जैसे इफेक्ट ऑफ एसिड रेन बहुत सारा अभी हम बताते हैं यहाँ पे। तो पहला देखा जाए एसिड रेन है, एसिड रेन इज caused by chemical reaction that being when compound like sulfur dioxide, nitrogen oxide are released into the air. These substances can raise very high into atmosphere where they mix react with water and oxygen other chemical from acidic pollutant, जिसे हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। जैसा हमने बोला है कि यहाँ पे मान लीजिए ये SO3 है और ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहे हैं H2SO4 बना लिया, और H2SO4 क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये एसिड की बारिश होगा तो एसिड रेन बोलेंगे। इसी तरह से देखा जाए नाइट्रोजन ऑक्साइड है
और H2SO4 से H2O से रिएक्ट करेगा तो HNO3 बनाएगा। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड है, ये भी एसिड है, तो एसिड की बारिश होता है। तो इसलिए एसिड रेन में बेसिकली हम कह सकते हैं सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होता है। अब एसिड रेन का इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ एसिड रेन देखा जाए मेक वाटर एसिडिक, कॉज देम एब्जॉर्ब एल्युमिनियम। ठीक है, वाटर एसिडिक हो जाता है और एल्युमिनियम क्या करता है? एक तरह से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एसिड रेन आल्सो डैमेज फॉरेस्ट स्पेशली थ्रू दोज हायर एलिवेशन, जिसे इट इरोडेड सॉयल ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट, रिलीज एल्युमिनियम इन द सॉयल। अब एल्युमिनियम को सॉयल में रिलीज करेगा, विच मेक इट हार्ड एंड ट्रेस टेक अप द वाटर। यानी कि फॉरेस्ट डैमेज स्पेशली हाई एल्टीट्यूड वाले फॉरेस्ट को डैमेज करता है। दूसरा इफेक्ट ऑफ एसिड रेन कंबाइन विथ अदर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, जिसमें लीव स्ट्रेस आ गया और प्लांट लेस एबल टू विदस्टैंड कोल्ड टेम्परेचर, इंसेक्ट डिजीज और पॉल्यूटेंट में आल्सो बी ट्री, जिसमें एबिलिटी टू रिप्रोड्यूसन भी एक तरह से कम हो जाता है। तो कह सकते हैं प्लांट, फॉरेस्ट, इंसेक्ट और डिजीज के वेनरेबल हो जाते हैं इसके प्रति, एसिड रेन के प्रति। अब देखा जाए सेकंड पार्ट इसमें आता है एयर पॉल्यूशन और एरोसॉल क्या होता है। एरोसॉल देखा जाए एक तरह से कह सकते हैं एयर में सस्पेंडेड सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एरोसॉल बोलते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड, जो सस्पेंडेड है। ठीक है, और इसमें कई चीज़ें होंगे, जैसे एरोसॉल स्टेबल सस्पेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड पार्टिकल इन एयर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एरोसॉल बोलते हैं। और एरोसॉल अफेक्टेड द वेदर कंडीशन बाय ब्लॉकिंग सोलर रेडिएशन और डिपोजिशन ऑफ एरोसॉल ऑन लीफ अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का भी इसका भी अफेक्ट करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन हो जाता है। और एरोसॉल में देखा जाए बेसिकली क्या होता है, जैसे मिस्ट हो गया, मिस्ट क्या होगा? लिक्विड पार्ट होता है। एरोसॉल कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, तो इसे हम लोग मिस्ट बोलते हैं। डस्ट क्या होगा? डस्ट में बेसिकली सॉलिड पार्टिकल होता है। एरोसॉल कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल, तो इसे हम लोग डस्ट बोलते हैं। फ्यूम किसे बोलते हैं? फ्यूम बेसिकली कह सकते हैं हॉट मेटल वेपर जो होता है। एरोसॉल कंसिस्टिंग हॉट वेपर ऑफ मेटल, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूम बोलते हैं। इसमें देखा जाए स्मोक इज आल्सो एन एरोसॉल, स्मोक एक तरह से एरोसॉल है। और एक इसका एरोसॉल है सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल एज ए रिजल्ट फॉर ऑफ बर्निंग, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्मोक बोलते हैं। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे एरोसॉल में प्ल्यूम आता है, जो जियोमेट्रिकल फ्रॉम स्मोक एंड फॉग, यानी कि स्मोक इज मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, जिसे हम डिस्कस इसे सेपरेट करेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए एरोसॉल जो सोलर रेडिएशन ब्लॉक करते हैं और क्लाइमेटिक चेंज को क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं। अब देखा जाए यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू मॉनिटर एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं। तो इसमें देखा जाए पहला नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जिसे हम लोग NAQMP बोलते हैं, जिसे NAM भी बोल सकते हैं। और CPCB जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज एग्जिस्टिंग एज ए नेशनल वाइड प्रोग्राम एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नोन एज NAMP से बोला जाता है। दूसरा यहाँ पे आता है दूसरा नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसे हम लोग NAQS बोलते हैं। और इसमें देखा जाए अगर हम
कैटेगराइज करें तो इसमें बेसिकली 12 पॉल्यूटेंट आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 12 पॉल्यूटेंट। और इसमें देखा जाए 8 एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले पॉल्यूटेंट है और 4 इसमें और भी ऐड होते हैं, ठीक है। एयर क्वालिटी वाले 8 है, इसमें 4 और ऐड कर सकते हैं 4, जिसमें 4 के हम लोग आर्सेनिक कह सकते हैं, आर्सेनिक, निकिल कह सकते हैं, और बेंजीन होता है, बेंजीन, और बेंजो भी होता है, बेंजो, ठीक है। और ये मतलब इसमें पायरीन भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 इसमें 4 और ऐड कर देंगे, 12 पॉल्यूटेंट इसमें आते हैं NaAQS में। तो आगे चलते हैं। आगे देखा जाए सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग। अब देखा जाए मेजर एयर पॉल्यूटेंट रिलेटेड केमिकल जो सब्सटेंस है उसकी बात करते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जैसे बात आया यहाँ पे 8 एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से होते हैं और इंडेक्स का क्या मतलब होता है। जैसे अगर हम करेंटली देखा जाए जो दिल्ली का सीवियर है कैटेगरी में, मतलब 405 से 600 कैटेगरी, ऐसा मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP टारगेट जो करता है, जो PM होता है पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10 को मतलब 40% रिड्यूस करने का गोल है। लेकिन देखा जाए पहले तो गोल ये 20 से 30% था, लेकिन अब 40% का है। और वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली 2024-25 में इंडिया को 1.5 बिलियन डॉलर रुपया दिया था, किसके लिए, क्लीन एयर सपोर्ट अप्रूवल किया था उसे करने के लिए। लेकिन कहाँ हुआ तो आप जानते हैं। यहाँ पे देखा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत फेमस है, आप डे बाय डे मोबाइल वगैरह में इसको देखते हैं। तो इसका देखा जाए इसमें कैटेगरी वाइज ऐसे डिवाइड होता है। एक तो गुड होता है, गुड कैटेगरी, जिसका देखा जाए AQI इंडेक्स होता है 0 से लेके अगर 50 तक है तो उसे गुड माना जाता है। उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री, तो ये देखा जाए 50 से लेके 100 होगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए मॉडरेटली पॉल्यूटेड, तो ये अब 101 से लेके कितना 200 हो जाएगा। अब पुअर कैटेगरी आता है, पुअर कैटेगरी, अब पुअर कैटेगरी 201 से लेके 300 तक रहेगा। और वेरी पुअर आ जाएगा, वेरी पुअर क्या हो जाएगा 301 से लेके 400। और देखा जाए सीवियर, अब दिल्ली का सीवियर हमेशा ही है, आप जान ही रहे हैं, 401 से लेके 500, ठीक है। तो ये बेसिकली है दिल्ली एयर पॉल्यूटेंट में एक कह सकते हैं कानपुर स्टडी आया है, और कानपुर इस पे काफ़ी काम करता है, कानपुर IIT। तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो है पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का है। और इसमें देखा जाए रोड डस्ट इसमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है। रोड डस्ट का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, रोड डस्ट का इसमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, ऐसा क्वेश्चन, जो धूल वगैरह उड़ता है। और ट्रकों द्वारा 24 से लेकर 25% कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद 2 व्हीलर आ जाता है। इसके बाद देखा जाए 2 व्हीलर का आ जाता है, सोचने वाली बात है, 18% आ जाता है। उसके बाद कार वगैरह का आता है, कार का 14 से लेके 15% तक। तो यहाँ पे सेकेंडरी जो पर्टिकुलेट मैटर सोर्स हैं पहले, इसके अलावा तो इसमें 60% मतलब पावर प्लांट, कुकिंग, अदर, और 40% व्हीकल का है, ठीक है, इस तरह से। तो दिल्ली में देखा जाए 2016 में ऑड एंड इवन फार्मूला भी चलाया गया था, ट्रैफिक कम करने के लिए और पॉल्यूशन कम करने के लिए ये सब चलाया गया था, ठीक है। और बेसिकली हम लोग और भी इसमें कह सकते हैं, जैसे इंडोर एयर पॉल्यूशन कौन कौन से हैं, तो ये सब पे बात करेंगे। लेकिन अभी देखा जाए
पॉल्यूटेंट सोर्स कौन कौन से होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो पैथोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, ऐसा क्वेश्चन। तो ओजोन देखा जाए ग्राउंड लेवल, और वेहिकुलर एग्जॉस्ट होता है, लंग्स फंक्शन यानी कि एग्रीगेशन, अस्थमा, एम्फीसिमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। लेड क्या कॉज करता है, ये भी लेड क्या होता है, पेट्रोल में डाला जाता है जिसे हम लोग एंटी नॉकिंग एजेंट बोलते हैं। खैर अब तो नहीं डाला जाता है, जिसे हम लोग टेट्राइथाइल लेड भी बोलते हैं, C2H5 PB, इसे हम लोग बोला जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट। ये पहले डाला जाता था, जो पड़ की आवाज़ करता है पेट्रोल में, उसे कम करने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है। तो अब तो ये नहीं होता है। तो लेड पॉल्यूशन वैसे तो कंट्रोल है, ठीक है, दूसरे गाड़ियों से तो नहीं होता है, लेकिन दूसरी वजह से तो हो सकता है। और ये देखा जाए अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इंटरफेरेंस विद डेवलपमेंट ऑफ RBC को भी कम करता है। दूसरा देखा जाए सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, तो ये बेसिकली थर्मल पावर प्लांट और इंडस्ट्री से आता है, और सेवरल रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है, रिड्यूस एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम लंग सरफेस। नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में देखा जाए थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादातर रिलीज होता है, और हार्ट लंग प्रॉब्लम कॉज करता है, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, और कार्सिनोजेनिक भी होता है, कैंसर कॉजिंग भी होता है, यानी कि स्टिमुलेट करता है ऑन्कोजीन को। कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबर्सन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसमें वुड स्टोव और सिगरेट स्मोकिंग ये सब। और दूसरा रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये इसका जो लेकर 250 से लेकर 300 टाइम्स मोर कॉम्बिनेशन कैपेसिटी हीमोग्लोबिन से होता है। किससे, एयर से, ऑक्सीजन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी 200 से लेकर 300 टाइम मोर होता है। तो एक तरह से साइलेंट किलर के रूप में काज करता है, बहुत डेंजरस है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद देखा जाए हाइड्रोजन सल्फेट के बारे में, ऑयल रिफाइनरी से आता है ज़्यादातर, केमिकल इंडस्ट्री से, और ये नोजिया, इरिटेशन ऑफ आई, थ्रोट, ये सब। हाइड्रोजन साइनाइड SCN है, और ये ब्लास्ट फर्नेस से आता है, जिसे फ्यूमिगेशन बोलते हैं, केमिकल इंडस्ट्री से बेसिकली। हेडेक और ड्राई थ्रोट, इंडिस्टिंक्ट विजन और डिसफंक्शन ऑफ नर्व सेल, ये सब होता है। अमोनिया देखा जाए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जिसमें डे मेकिंग, ब्लीचिंग, एक्सप्लोसिव, एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी एट हाई लेवल। फॉस्जिन एक पॉइजनस गैस होता है, ठीक है, केमिकल एंड डाइंग मेकिंग इंडस्ट्री से रिलीज होता है, और पल्मोनरी ओडिमा कॉज करता है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जिसमें वेपराइज्ड इजली, जिसमें गैसोलीन हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब। स्मोक फॉर्मेशन। आर्सेनिक देखा जाए, आर्सेनिक बेसिकली सोल्डरिंग से रिलीज होता है, डैमेज रेड ब्लड सेल, किडनी एंड कॉज जॉन्डिस। और SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, और इसमें बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ज़्यादा निकलता है और कॉज करता है एम्फीसिमा, रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये सब। SPM आल्सो कॉल्ड पार्टिकुलेट मैटर, अब ज़्यादातर यही फेमस है PM, इंक्लूडिंग सूट, स्मोक, डस्ट, फाइबर, पेस्टिसाइड, मेटल, ये सब, such as mercury, lead, copper, dust, meat and pollutant. Some of the pollutant fall under category of both air and water pollutant, such as heavy metal, cadmium और lead भी एयर pollutant भी होता है, और सॉइल pollutant होता है कौन सा, lead, और कैडमियम एयर और वाटर pollutant होता है। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था मेजर ऑफ एयर क्वालिटी एंड pollutant, तो मेजर करने के लिए यहाँ पे देखा जाए एयर क्वालिटी मेजरमेंट में, जैसे हमने बोला था 8 था और 4 हमने ऐड किया था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 जो है इस कैटेगरी का है, जैसे पार्टिकुलेट मैटर जो इसकी साइज़ क्या है 10 है, यानी कि 10 माइक्रोन से साइज लेस देन 10 माइक्रोन। और पार्टिकुलेट मैटर 2.5, इसकी साइज़ क्या होगा 2.5 माइक्रोन से कम होता है, तो ज़्यादा डेंजरस है। ये तो मतलब धीरे धीरे शट डाउन हो जाएगा ग्रेविटी से एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये मतलब बहुत दिनों तक एयर में ऐसे पड़ा रहता। तो मेजर देखा जाए दिल्ली में जो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दिल्ली एरिया में।
ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड, ये सब हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स में मतलब ये लिस्ट किया गया 8 पॉल्यूटेंट हैं, जिसमें द यूनिट ऑफ मेजर इन पॉल्यूटेंट मेंशन अबव माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ये मिलीग्राम में मेजर किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होगा क्लासीफाइड अलॉन्ग ऑफ द 6 कैटेगरी, ठीक है। और ये हमने ऊपर बता दिया था, पहली कैटेगरी क्या है, गुड है, और 0 से लेके 5 सेटिस्फैक्ट्री, 51 से लेके 100 मॉडरेट पॉल्यूटेंट, 101 से 200 पुअर हो गया, वेरी पुअर हो गया, सीवियर हो गया, ये सब। तो ये बेसिकली है, जैसा देखा जाए अब इस इंडेक्स को बेसिकली इनिशिएट किया स्वच्छ भारत मिशन और क्लीनिंग मिशन के तहत बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ IIT कानपुर, और एक्सपर्ट ग्रुप इसमें रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हमने ऊपर किया था, तो इसमें इट मे बी नोटेड दैट एम्बियंट एयर क्वालिटी आर स्पेसिफाइड सेपरेटली इन द इंडिया, जिसमें 12 पॉल्यूटेंट होते हैं इंक्लूडिंग 8 एयर क्वालिटी वाले, और 8 इसमें आ जाएंगे आर्सेनिक, निकिल, बेंजीन और बेंजोपायरिन आ जाता है, ठीक है। अब पर्टिकुलेट मैटर 2.5 इज पर्टिकुलरली डेंजरस and can cause adverse health effects owing it greater penetrability into human respiratory system, eventually accumulate in human organ blood. Particulate matter concentration are higher in winter season, are lower in during monsoon month, ठीक है, क्योंकि वो बैठ जाता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड लेवल विद इन द प्रेजेंस ऑफ नेशनल एम्बियंट क्वालिटी standard is resident area of all the city, decreasing trend में due to various intervention that have takes place recent years such as reduction of sulfur in diesel, use of cleaning fuel जैसे CNG, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारत स्टेज 3 मिशन, मतलब एडिशन देयर सम हैव बीन द चेंजेज यूज डोमेस्टिक फ्यूल, कोल टू LPG, ये सब यूज करने से सल्फ़र का एक तरह से लेवल कम हो गया। लेकिन ऊपर हमें प्रॉब्लम पर्टिकुलेट मैटर 2.5 ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। देखा जाए नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड प्रिस्क्राइब नेशनल एम्बियंट क्वालिटी स्टैंडर्ड रेजिडेंट एरिया मोस्ट ऑफ द सिटी, द रीजन ऑफ लो लेवल ऑफ NO2 में भी वेरियस मेजर टेकन सच एज बैनिंग ऑफ व्हीकल, बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सब की वजह से हुआ। डिस्पाइट इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल, इंक्रीज हो रहा तब भी। कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल है रिड्यूस ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर, डिक्रीज में भी एंट्रीब्यूट मतलब कन्वर्जन 3 व्हीकल 2 व्हीकल, ये सब CNG टू इलेक्ट्रिक, ये सब की वजह से। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड साइंस दिस अपीयर आइटम 3 जो लिस्ट अंडर मेजर इनिशिएटिव मेजर एयर क्वालिटी, जिसमें डस्ट ट्रक 2 व्हीकल, ये सब हमने आपको बताया था ऊपर। तो इसमें रोड डस्ट टॉप कंट्रीब्यूशन टू हाई लेवल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर PM ऑर्डर है, फॉलोड व्हीकुलर इमिशन, कुकिंग इंडस्ट्री और पावर प्लांट स्टडी, मतलब इसमें कानपुर यूनिवर्सिटी ने किया, तो व्हीकल एंड पॉल्यूटेंट हमने ऊपर बताया था। ट्रक का जो कंट्रीब्यूशन 25 से 25%, पर्टिकुलेट मैटर का कंट्रीब्यूशन टू व्हीकल, ये सोचने वाली बात है, 18% है। पैसेंजर कार जो है 14 से 15%, और पॉल्यूशन काज बाय सेकेंडरी पर्टिकुलेट मैटर, जिसमें 60% फ्रॉम पावर प्लांट, कुकिंग, अदर सोर्सेज से, 40% व्हीकुलर इमिशन से होता है। अब देखा जाए सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग, जिसे हम सफ़र बोलते हैं, इनिशिएटिव क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एयर साइंस MES गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंट्रोड्यूस मेजर नेशनल इनिशिएटिव, जिसे हम लोग सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च बोलते हैं, जिसे मतलब शार्ट में सफ़र बोला जाता है, फॉर ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन सिटी इंडिया टू प्रोवाइडेड लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन एयर क्वालिटी नियर रियल टाइम एंड फोरकास्टिंग 1 to 2 day एडवांस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। 1-2
दिन का एडवांस बताता है। इट हैज़ बीन कंबाइंड with early warning system on weathering parameters such as a SAFER system is developed Indian Institute Tropical Meteorology, जिसे IITM पुणे ने डेवलप किया है सफ़र को। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता, सफ़र सिस्टम किसने बनाया? IITM पुणे ने बनाया। WHO हैज़ its own standard world over most of the emission reach the atmosphere come from coal 43% followed by oil 33%। वो आड इवन फार्मूला दिल्ली में ये मतलब कि केजरीवाल गवर्नमेंट में लगा था जब दिल्ली 2015 में एक तरह से गैस चैम्बर का रूप धारण कर लिया था उसमें, तो आड इवन फार्मूला लगाया गया जनवरी 2016 बिगनिंग में। तो इसमें मतलब आड गाड़ियाँ इवन गाड़ियाँ, थोड़ा क्वेश्चन ये पुराना हो गया, ठीक है। तो ये देखा जाए आड इवन फार्मूला और जगह लगा है, जैसे प्ले सिटी रोड ऑड इवन जिसमें कार 15 डे ये सब स्कीम होता है, मैक्सिको सिटी, बोगोटा ये सब कोलंबिया की राजधानी है, ठीक है, और बीजिंग ये सब जगह लग चुका है। तो ऑड इवन स्कीम सो मिक्स्ड रिजल्ट ऑल्दो द परसेंटेज इफेक्ट कुड बी स्मॉलर बट गिवन ए कंसंट्रेशन हाई एज द दिल्ली इन एब्सोल्यूट रिडक्शन particulate matter 2.5 concentration significant at the help of health impact. Some of the brought considerable addition benefit including reducing road congestion, increase average car speed और reduce fuel usage, मतलब ये आड इवन के फ़ायदे दिखाया गया है। तो इसके बाद देखा जाए इंडोर एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, और इसमें क्या होगा, मेजर रीजन फॉर इंडोर एयर पॉल्यूशन क्या है, इनसफिशिएंट बर्निंग ऑफ इन्फीरियर फ्यूल जिसमें कुकिंग और हीटिंग सच एज cow dung, agricultural residue, coal and fuel wood among the poor ventilation system inside the house। अब इसमें देखा जाए द प्रॉब्लम एग्रीवेटेड ड्यूरिंग द विंटर, ये प्रॉब्लम आता है विंटर में, डोर एंड विंडो जब होते हैं हाउस स्पेशली रूरल एरिया केप्ट शट। दिस स्मोकलेस चूल्हा स्टोव वेयर इंट्रोड्यूस सोल्यूशन प्रॉब्लम इंडोर एयर पॉल्यूशन जिसमें हाउएवर दे कुड नॉट बी मेक सच इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा नहीं। वाटर पॉल्यूशन, अब हम सेकंड पे आते हैं वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन क्या है, जैसे एयर पॉल्यूशन होता है उसी तरह से वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसमें वाटर कवर देखा जाए अर्थ में 70% है, यानी कि वाटर कवर अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। Water is an important resource of people and the environment. Water is the basis of life, or it make up to 60 to 90% of total weight of any functional living cell। में जो वेट होता है 60 से 90% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। लेकिन वो वाटर देखा जाए ऐसा नहीं कि टब हम लेके घूम रहे हैं, तो वो मतलब इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के रूप में शरीर में रहता है। बट although 70% ऑफ द एयर सरफेस कवर विथ वाटर ओनली यहाँ पे, बट जो पोर्टेबल वाटर है 0.00193% ऑफ टोटल अवेलेबल ह्यूमन कंजम्पशन, जो पोर्टेबल वाटर है इतना कम, तो लेस देन कह सकते हैं 3% ऑफ वर्ल्ड वाटर इन फ्रेश, देर रेस्ट इन सी वाटर और अनड्रिंकेबल जो है आप द 3% ओवर 2.5 इन फ्रोजन एज ग्लेशियर विच इज लॉक्ड अप द आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन नॉट अवेलेबल टू ह्यूमन। ह्यूमनिटी मस्ट रियली ऑन द रिमेनिंग 0.5% ऑल मैन एंड इकोसिस्टम फ्रेश वाटर नीडेड। तो इसमें देखा जाए और भी इंडिया जो वाटर यूज होगा 91% एग्रीकल्चर, 7% म्यूनसिपल में यूज होता है, 2% इंडस्ट्री में यूज होता है। तो यहाँ पे देख सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन है वाटर विड्रॉवल इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर में 91% है, लिवस्टॉक और एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर है, म्यूनसिपैलिटी में 7% का और इंडस्ट्री में 2% विड्रॉ होता है, यूज होता है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर अफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर, लेक, रिवर, ओशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। वाटर
क्या है बेसिकली, अब वाटर पॉल्यूशन प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर बॉडी दस एज मेकिंग वाटर अनफिट टू इंटेंड यूज। टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूशन, अब वाटर पॉल्यूशन में देखा जाए दो तरह के यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे आएगा पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन कौन कौन से हैं इसमें, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रखना है। तो अकॉर्डिंग द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन देयर आर टू टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूशन है, एक पॉइंट सोर्स और दूसरा नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन में आप देखते हैं कि जैसे आपका डिस्चार्ज हार्मफुल सब्सटेंस बाय स्पेसिफिक सोर्स इनटू वाटर बॉडी लेड टू पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। जैसे इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट जो होता है वाटर एंड हॉट वाटर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट काजेज पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। डिस्चार्ज पॉल्यूटेंट इनटू वाटर बॉडी फ्रॉम द लार्ज एरिया लेड टू नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन कंट्रीब्यूटिंग रन ऑफ एन एसिड रेन और नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन का ये बेसिकली है। जैसे मतलब इसमें बेसिकली आपको याद रखना है दो तरह से कैसे क्वेश्चन आता है। तो जैसे पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन में और एक नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन में जैसे इंडस्ट्रियल वास्ट हो गया, ये इंडस्ट्री से निकला हमने नदी में खोल दिया, पॉइंट पे एक ही पॉइंट पर्टिकुलर गया। दूसरा हॉट वाटर डिस्चार्ज और थर्मल पॉल्यूशन जिसे बोलते हैं हॉट वाटर, ये भी एक तरह से इंडस्ट्री से यहाँ पे लग रहा। दूसरा देखा जाए नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन जिसमें म्यूनसिपल सीवेज हो गया, ये भी एक तरह से पॉइंट सोर्स में कन्वर्ट हो रहा है। एग्रीकल्चरल क्या होगा, रन ऑफ होगी, जैसे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हमने खेत में डाला, सबके खेत से आ रहा है, ठीक है। और ऑयल स्पेल हो गया, ये भी क्या है, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है। तो आगे आते हैं यहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट, कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो अब सोर्सेज को थोड़ा सा डिस्कस करें, जैसे अभी ऊपर लिखे थे इंडस्ट्रियल वाटर waste water both small and large industry unit produce waste water which has variety of organic and inorganic pollutant. This is the major reason for river pollution in India, जिसमें hot water का include हुआ इंडस्ट्री such as thermal power plant, oil refinery, use water and coolant जो यूज किया जाता है। when water discharge into water body इट इज टेम्परेचर हाइयर होगा, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। वार्म वाटर टेम्परेचर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये कॉज करता है, क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के हो। इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फिश और दिस चेंज द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द रिवर का इकोलॉजिकल बैलेंस चेंज होता है इसकी वजह से। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय फॉलोइंग पॉल्यूटेंट, जिसमें म्यूनसिपल वास्ट वाटर हो गया और वास्ट वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्स सच एज किचन टॉयलेट आर समटाइम डिस्चार्ज इनटू रिवर आर लार्ज वाटर बॉडी नियर बाय। दिस इज ए मेजर रीजन फॉर रिवर पॉल्यूशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देखा जाए 9 पॉइंट सोर्स में सरफेस रन ऑफ होता है। सरफेस रन ऑफ जैसे आपने प्रैक्टिस फॉलो, जैसे एग्रीकल्चर अफेक्टेड ग्राउंड वाटर क्वालिटी, इंटेंसिव कल्टीवेशन, काज फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, और हमने खेत में डाला वो बह के कहाँ पे आ गया, लीच करके बह के वो नदियों में आ गया। यानी कि इरिगेशन रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड कॉयल काज हाई नाइट्रेट कंटेंट और ग्राउंड वाटर। प्रॉब्लम क्या होगा, एग्रीगेटेड इंडस्ट्री लोकेटेड द एरिया, उस एरिया में, और उस एरिया में मान लीजिए तालाब में जाके इकट्ठा हो रहा तो सबके खेत से न्यूट्रिएंट आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो इसे हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिएंट क्वांटिटी हाई हो जाएगा, इसे हम लोग यूट्रीफिकेशन बोलते हैं। और ये यहाँ पे बहुत सारे एल्गा वगैरह बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है, जिसे हम लोग एल्गल ब्लूम बोलते हैं। जब उनकी डेथ होगी तो ये पूरे एरिया को गंदा कर देते हैं और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। तो दूसरा ऑयल स्पिल है। ऑयल स्पिल
accidentally discharge of petroleum into the ocean estuaries, leading to the pollution of marine ecosystem. Oil spill are caused due to capsized oil tank or offshore oil mining, जिसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन बोला जाता है. इम्पैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर पॉल्यूशन का. वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन, सबको इफेक्ट करते हैं. लेटेस्ट यहाँ पे हम कुछ हार्मफुल वाटर पॉल्यूटेंट के बारे में जानते हैं. और देखा जाए ऑक्सीजन डिप्लीशन इन वाटर बॉडी, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, एक तरह से कमी हो जाता है. और इस कमी को मेजर करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे एक वर्ड आ रहा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल क्या होता है वाटर पॉल्यूशन के. वाटर पॉल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतना ज़्यादा होगा. ऑर्गेनिक वेस्ट जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा. और यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा, कम होता जाएगा. ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया विच यूज ऑक्सीजन फॉर दिस प्रोसेस. दिस कॉज ड्रॉप इन डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर. ठीक है, अब इसको हम लोग दूसरे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं. BOD ऑफ वाटर इंक्रीज, इसके मीन्स क्या हो गया, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन हो गया लो लेवल में हो गया. यानी कि जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन लो लेवल हो जाएगा और BOD बढ़ेगा तो उस मतलब एरिया का जो वाटर होगा बहुत मतलब पॉल्यूटेड होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा. तो दिस डिस्ट्रक्शन लीड टू डिस्ट्रक्शन सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म सच ए फाइटोप्लैंक्टन, मोलस्क, फिश, ये सब. यहाँ पे देखा जाए एक वर्ड आ रहा है दूसरा, यहीं तो हमें यूट्रिफिकेशन पढ़ना चाहिए तब हम उसको पढ़ेंगे दूसरा. तो अभी हमने बताया था आपको यूट्रिफिकेशन, और यूट्रिफिकेशन क्या है, जैसे जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड से रीच होके आते हैं, जैसे हमने बताया था बह के आते हैं. तो आएंगे तो मान लीजिए तालाब में जा रहा तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा. न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा ग्रोथ, और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे एल्गा ग्रो कर देंगे. एल्गा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं. और ये क्या कहता है, ग्रोथ इवेंचुअली कॉज ऑफ डेथ ऑफ स्मॉल फिशेज एंड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये सब प्रॉब्लम कॉज करता है. तो दूसरा बात है बायो मैग्नीफिकेशन, और बायो मैग्नीफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. बायो मैग्नीफिकेशन में देखा जाए जैसे नाम से लग रहा है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन. अब बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन में वो टॉक्सिक केमिकल या नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल हैं केमिकल, वो शरीर में क्या होता है एक्युमुलेट होता जाता है, और जो हमारा फूड चेन है वो हायरार्किकली इंक्रीज होता जाता है. जैसे प्लांट में आ गया, उसके बाद आप मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप लेवल कंज्यूमर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे बायो मैग्नीफिकेशन मीन्स क्या हो गया, accumulation of toxic chemical in the body of organism as we move from producer, primary consumer, secondary consumer, मतलब टॉप लेवल के कंज्यूमर. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायो मैग्नीफिकेशन बोलते हैं. जैसे इट अकर व्हेन केमिकल बिकम मोर एंड मोर कंसनट्रेटेड वी मूव अप फूड चेन. दिस इज स्पेशली ट्रू नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर DDT हो गया, और ईटन फिश बाय प्लैंकटन, देन स्मॉलर फिश, देन फिश, बिग फिश. ये क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, और बर्ड में क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं प्रोसेस, इस प्रोसेस बायो मैग्नीफिकेशन को
नए टर्म बायो एक्यूमुलेशन भी बोला जाता है, बायो एक्यूमुलेशन। तो यही है, यहाँ पे दो चीज़ें आता है इम्पॉर्टेंट, बायो मैग्नीफिकेशन और दूसरा यूट्रिफिकेशन आता है, यूट्रिफिकेशन। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे कुछ इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ह्यूमन लाइफ। तो इसमें वाटर कंटेमिनेशन ड्यू टू डोमेस्टिक सीवेज कंटेनिंग पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासिटिक प्रोटोजोन हो गया, वार्म्स हो गए, कैन कॉज जैसे जॉन्डिस, कॉलरा और टाइफाइड, अमीबियासिस, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज के रूप में जाने जाते हैं। इनको बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीज, यानी कि वाटर के कंटेमिनेशन से ये फैलते हैं, जॉन्डिस, कॉलरा, टाइफाइड, एमीबियासिस। दिस टाइप कंटेमिनेशन रेंडर द वाटर अपलिफ्ट फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, स्विमिंग, इवनिंग इरिगेशन, ये सब। तो आगे चलते हैं, कंटेन वाटर बाय हैवी मेटल। हैवी मेटल में देखा, हैवी मेटल कॉमनली डिफाइंड एज दोज हैविंग स्पेसीज जिसमें डेंसिटी मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है, ग्रेटर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेन थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम हैवी मेटल आर एसोसिएटेड विद एक्सपोजर ऑफ लेड, कैडमियम, मरकरी, आर्सेनिक, जिसे हम लोग मेटाबॉलाइट भी बोला जाता है। ठीक है, आप देखा जाए हैवी मेटल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडी, ग्राउंड वाटर ड्यू टू इंडस्ट्रियल वास्ट वाटर अफेक्टेड health in human way, industrial influence containing lead, fluoride, nitrate, arsenic pose grave danger human being, ये सब का तो यहाँ पे एक एक हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके डिजीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी हम सुनाते हैं, बहुत पूछा जाता है। जैसे मरकरी का हो गया मिनीमाटा डिजीज, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। कैडमियम इटाई डिजीज होता है। आर्सेनिक भी बेसिकली स्किन कैंसर, लीवर डैमेज करता है। नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला देखा जाए जो सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है, तो मरकरी कंपाउंड इन वास्ट वाटर आर कन्वर्टेड बाय बैक्टीरिया एक्शन इनटू एक्सट्रीमली टॉक्सिक मिथाइल मरकरी। ठीक है, अब देखा जाए फिश एक्यूमुलेट दिस पॉइजन इन देयर बॉडी। अब देखा जाए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर कोई हर्बीवोरस ही है, ठीक है, वो मीट वगैरह नहीं खाता है, तो उसको मेनिमेटा डिजीज नहीं होगा, क्योंकि देखा जाए फिश वगैरह खाने से कोई भी मतलब जो उसी को होगा ये। द कंजम्पशन ऑफ सच फिश कैन कॉज नुम्बेंस ऑफ लिप, टंग और डिफेंसेस, जिसमें ब्लरिंग ऑफ विजन, मेंटल डी अरेंजमेंट हो जाता है। सिम्टम इज कॉल्ड मिनीमाटा डिजीज। और ये मिनीमाटा देखा जाए एक जापान में वाटर बॉडी है, उसी के नाम पे नदी है, उसी के नाम पे, वहाँ पे ज़्यादातर सीमेंट का जो पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन था, सीमेंटो वाले वहाँ पे डिस्चार्ज करते थे, इसलिए सीमेंट में क्या आता था, मरकरी आता था, और उस मतलब कि वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया, इसलिए वहाँ के लोगों को क्या होने लगा, मरकरी से डिजीज होने लगा, इसीलिए उस नदी के नाम मिनीमाटा डिजीज बोला जाता है। और ये देखा जाए नोटिस किया गया जापान में 1950 में, वेयर पीपल डेवलप इट अफेक्ट कंजम्पशन ऑफ फिश फ्रॉम मिनीमाटा बेबी। इट इज़ आल्सो कॉजेज गिंगीवाइटिस भी बोला जाता है, कॉजेज गिंगीवाइटिस कॉज करता है। अब देखा जाए दूसरा यहाँ पे पेस्टिसाइड से, पेस्टिसाइड में देखा जाए ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बोनेट प्रेजेंट इन पेस्टिसाइड दैट गेट वॉश्ड अप इन वाटर बॉडी डैमेज द नर्वस सिस्टम, कैन कॉज कैंसर भी कॉज करता है। तो जो स्पेसिफिक नाम है बहुत, जैसे फ्लोराइड बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और एक्सेसिव फ्लोराइड अगर होता है तो हमारा टीथ क्या हो जाता है, एलोइंग हो जाता है, जैसे गुटखा खाए हुए। और डैमेज स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है अगर फ्लोराइड, थोड़ा फ्लोराइड है, जैसे आप देखें टूथपेस्ट में क्या होता है, फ्लोराइड थोड़ा सा होता है, लेकिन जैसे ही हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये क्या करता है, फ्लोराइड कॉज करता है एलोइंग ऑफ टीथ,
पहले तो टीथ बना रहा था, मजबूत कर रहा था, लेकिन कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पे टीथ को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए नाइट्रेट इस समय देखा जाए एग्जामों में नाइट्रेट बहुत पूछा जाता है, इस पे आप फोकस करिएगा। ये ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन विथ नाइट्रेट कैन प्रूव फैटल स्पेशली टू इन्फेंट फीडिंग फार्मूला मिल्क मेड विद दिस वाटर। नाइट्रेट रिस्ट्रिक्टेड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रिस्ट्रिक्ट करता है, और इससे क्या होता है ब्रेन कॉजिंग, और मतलब कि ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुंच पाता, तो इस सिंड्रोम को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है, और ये नाइट्रेट के कह सकते हैं नाइट्रेट की वजह से होता है। दूसरा क्रोमियम इज आल्सो नोन एज कार्सिनोजन बोला जाता है, कैंसर कॉजिंग को कार्सिनोजन बोला जाता है। इसमें देखा जाए इम्पॉर्टेंट है आर्सेनिक है। आर्सेनिक क्या है, इसमें स्किन कैंसर और लीवर डैमेज करता है, वैस्कुलर डिजीज भी फैलाता है। अर्लियर इट वाज वाइडली यूज इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड एंड वुड प्रिजर्वेटिव में यूज किया जाता है। मेडिकल प्रिसिपिटेशन इट हैज़ मेनली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। डिफरेंट फंगाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट आर्सेनिक टू डाइमिथाइल आर्सेनिक इन वाटर विच गेट डिटेक्टेड इन नेचुरल वाटर, जिसमें बर्ड एग हो गया, सी सेल हो गया, ह्यूमन यूरिन हो गया। आर्सेनिक पॉइजनिंग थ्रू वाटर कैन कॉज डैमेज टू द लीवर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, वैस्कुलर डिजीज, स्किन कैंसर, ये सब डर्मेटाइटिस हो जाता है और ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ये सब आर्सेनिक की वजह से होता है पॉल्यूशन। देखा जाए कैडमियम बहुत फेमस है, और कैडमियम के डिजीज़ का नाम होता है इटाई डिजीज, किससे फैलता है, और वो नाम है कैडमियम से, तो इसलिए पूछा जाता है, ऐसा नाम है बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे कैडमियम कंपाउंड आर मोनली यूज इन रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी। कैडमियम आल्सो यूज मेकिंग फॉसिल फ्यूजेबल एलॉय, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, सिगरेट स्मोकिंग मेजर सोर्स ऑफ कैडमियम एक्सपोजर, नॉन स्मोकर फूड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैडमियम एक्सपोजर। इट डैमेज हार्ट, लीवर, लंग्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड काजेज किडनी डैमेज। और इस डिजीज को नाम क्या होता है, इटाई डिजीज इन जापान वाज कैडमियम पॉल्यूटेंट। इट वाज काज बाई बोन डिफेक्टेड, यानी कि फ्रैक्चर हो जाता है इजली। साइनाइड का देखा जाए इट इज़ यूज एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड और सिल्वर मेटल, जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटलर्जी में, वहाँ से ये रिलीज होता है, और नोजिया और डेथ भी हो जाता है। मैग्नीज क्या एबंडेंट इन नेचर, हायर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीज कॉज क्रैम्प और टेरमर, हेलुसिनेजन, और मैंगनीक न्यूमोनिया होता है, रीनल डिजनरेशन भी हो जाता है इसकी वजह से। अब आ जाते हैं आयरन के कॉज की वजह से। आयरन एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ आयरन ह्यूमन बॉडी कैन एग्रीवेटेड थैलेसीमिया विच इज बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर फैलाता है। दिस हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट रेड ब्लड कॉर्पोसेल RBC काउंट एंड हीमोग्लोबिन वाटर बॉडी आर आल्सो बिकम फॉल ड्यू टू एबंडेंस ऑफ आयरन ऑक्सीडाइज माइक्रो। अब देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा सॉयल पॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और इसमें देखा जाए लेयर होता है, आप जानते हैं वो लेयर ओ हॉरिजॉन होता है, ए हॉरिजॉन होता है, बी हॉरिजॉन होता है, सी हॉरिजॉन। इसमें जो लीफ लिटर होता है अपर लेयर आता है वो में, इसमें क्या ह्यूमस आता है जो ब्लैक रहता है मिट्टी, इसमें क्या सब सॉयल होता है। उसके बाद पेरेंट रॉक आता है, पेरेंट रॉक, तो वो हॉरिजॉन में फ्रेश फॉलन लीफ ट्विंग एनिमल वास्ट फंगाई ये सब आते हैं। ये हॉरिजॉन में पार्शली डीकम्पोजर ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस सम इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल आते हैं। और बी हॉरिजॉन में जिसे हम लोग सब सॉइल बोलते हैं, लेस ऑर्गेनिक मैटर होता है, फ्यू ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और यहाँ पे सी हॉरिजॉन हेल्प डिटरमाइन pH ऑफ सॉइल, डिटरमाइन सॉइल रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्बेशन एंड रिटेंशन। तो हम आते हैं अब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल वेरी, जिसमें क्ले वेरी फाइन पार्टिकल होगा, और सिल्ट होता है, और सैंड
और ग्रेव, और यहाँ पे देखा जाए वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सॉइल पार्टिकल के होता है। अब देखा जाए डिफरेंट टाइप के सॉइल पॉल्यूशन, जिसमें आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल वास्ट हो हैवी मेटल टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है, और म्यूनसिपल एंड मेडिकल वास्ट जो होता है उसकी वजह से रेडियो एक्टिव वास्ट हो गया, ठीक है। और एग्रोकेमिकल वास्ट जो हो गया पेस्टिसाइड वीडीसाइड हो गया, एक्सेस इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गया, और ओपन कास्ट माइनिंग जिसमें डिगिंग ऑफ देयर सरफेस मिनरल और डिगार्डेड टॉप ऑफ सॉइल अर्थ, ठीक है। ई वास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, तो यूज ऑफ कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन टीवी सिंपली डंप इनटू लैंडफिल, वहाँ पे डंप किया जाता है, सिंस दे आर टॉक्सिक नेचर एंड दे अफेक्टेड क्वालिटी ऑफ सॉइल टॉक्सिन एंड लीच लैंडफिल आल्सो स्पॉइल ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर भी एक तरह सॉइल पॉल्यूशन, जैसे टेम्परेचर लाइट कार्बन डाइऑक्साइड ये सब। अदर पॉल्यूटेंट भी जैसे एसिड रेन वगैरह इसकी वजह से भी होता है। सॉइल टाइप ऑफ इंडिया, तो सॉइल टाइप ऑफ इंडिया देखा जाए एलिवियल सॉइल होता है, जैसे नाम से लग रहा, जो फॉर्म रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग ऑफ प्लेन एरिया में पाया जाता है, स्पेशली लोअर कोर्स ऑफ रिवर। दिस सॉइल आर वेरी फर्टाइल होगा। दे आर बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक होता है, लेक ऑफ ह्यूमस नहीं होता है, इसमें नाइट्रोजन का भी कमी होता है। हाई पोटेशियम होता है कंटेंट, दे आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग पैडी शुगर केन ये सब के लिए होता है, बेसिकली इंडो गैंगेटिक प्लेन में पाया जाता है। रेड सॉइल आते हैं, रेड सॉइल, और इसमें आयरन मतलब कि रिच होता है इसलिए रेड दिखता है, फेरस ऑक्साइड होता है इसी की वजह से रेड कलर आता है। और ये देखा जाए इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है, और फाउंड इन एरिया ऑफ इंडिया जिसमें लो रेनफॉल, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, साउथ कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र राजस्थान ये सब में पाया जाता है। और क्रॉप जो होता है रेड ग्राम चना जो हो गया, ग्राउंड नट मूंगफली कैस्टर सीड ये सब ग्रो किया जाता है। लेटेराइट सॉइल आप जानते हैं, लेटेराइट सॉइल में तो इसमें फॉर्म मिक्सचर ऑफ क्ले एंड रेड सॉइल से मिक्सचर से बनता है लेटेराइट सॉइल, और इसमें रिच मिनरल्स हो जिसमें एल्युमिनियम होगा आयरन होगा, और हार्ड एंड वेट ट्रॉपिकल एरिया पाया जाए, हैज वेरी लो फर्टाइल बिकम हार्ड एक्सपोजर ऑफ एयर यूज बिल्डिंग मटेरियल क्राफ्ट सच एज कॉफ़ी कोकोनट काजू कैपेबल ग्रोइंग इन लेटेराइट सॉइल। रेग्यूर सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेग्यूर सॉइल, और रेग्यूर सॉइल में देखा जाए अल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल बोला जाता है, जिसे कॉटन सॉइल, क्योंकि इसमें कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होता है, जैसे डेकन ट्रैप एरिया में पाया जाता है। ब्लैक सॉइल रिच न्यूट्रिएंट होता है जिसमें कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम बट कह सकते हैं पुअर नाइट्रोजन कंटेंट होता है। ब्लैक सॉइल इज अप्रोप्रिएट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज कॉटन टोबैको ऑयल सीड एंड मेज ये सब के लिए अच्छा होता है। अब देखा जाए डिजर्ट सॉइल भी होता है जिसमें कोरस सैंडी टेक्सचर होता है, माउंटेन सॉइल भी कह सकते हैं इस तरह से। तो इसके बाद देखा जाए तो सॉइल के टाइप हो गए, मेजर मैंने टाइप बता दिया, और ये सॉइल कहाँ पे पाए जाते हैं भी मैंने बता दिया। अब सॉइल डिग्रेडेशन जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, हैवी मशीनरी लगा दिए, सीवेज इरिगेशन हैवी मेटल का, मोनोकार्पिंग एक ही क्रॉप बार बार ग्रो करा रहे हैं, फर्टिलाइजर ओवर यूज होगा, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो जाए जिसे डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसमें देखा जाए एक गुड क्वालिटी सॉइल सपोर्ट वेजिटेशन विदाउट विच लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट बी सस्टेन। इट मे बी अप टू 1000 ईयर फ्रॉम इंच ऑफ सॉइल एंड बिल्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आल्सो टेक वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब कह रहे हैं 1 इंच सॉइल बनाने में बहुत 1000 ईयर लग जाता है। इवन सॉइल मेक ए डायनेमिक इकोसिस्टम सस्टेन इटसेल्फ फॉर थ्रू नाइट्रोजन दे मेजर गैस एटमॉस्फेयर कैन बी अब्जॉर्ब, जिसमें नाइट्रेट कैरिड आउट बाय नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया आप जानते हैं। सॉइल एक्सचेंज गैसेस विथ इन्वायरमेंट, सॉइल ब्रेक डाउन विथ ऑर्गेनिक वेस्ट, रिसाइकिल न्यूट्रिएंट ब्रेक टू द प्लांट। काज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस, जिसमें सॉइल इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस डिफॉरेस्टेशन से सबसे ज़्यादा होता है। यूज ऑफ हैवी मशीनरी रिजल्ट सॉइल कंपैक्शन प्रेसिंग विच इज रिड्यूस
पोरोसिटी सॉयल एंड ऑल्सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी लूज कर देता है। सीवेज वाटर यूज इरिगेशन फॉर फील्ड, जिसमें सीवेज स्लज यूज ऑफ फर्टिलाइजर विच इंक्रीज द हैवी मेटल कंटेंट इन द सॉयल विथ इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, सम टाइप ऑफ क्रॉप रेज अगेन विच डिप्राइव सॉयल पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। To prevent this crop rotation should be follow regular process. High yielding variety food grain demand use for more water and fertilizer use करते हैं, उससे भी soil का इफेक्ट। यूज ऑफ वाटर विथ हाई सॉल्ट कंटेंट रेज क्रॉप सॉल्ट, जिसमें सेलिनिटी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। सॉल्ट मेकिंग लेयर टॉप इम्परेबिलिटी बढ़ता जाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड और ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये भी एक का जो होगा डिजर्टिफिकेशन का। तो ये देखा जाए वाटर और सॉइल पॉल्यूशन था। अब आते हैं नेक्स्ट वन नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन आजकल बहुत प्रॉब्लम मतलब है, एक तरह से बड़ा बिग प्रॉब्लम। अनवांटेड साउंड दैट कॉज इरिटेशन स्ट्रेस और फिजियोलॉजिकल डैमेज करता है साउंड पॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखते हैं नॉइज पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन। Noise pollution may be defined environment noise that cause physiological, psychological damage if the volume is high exposure to prolonged. ठीक है, noise is also defined unwanted sound. It is a irritation and source of stress. The hair cell in the ear damaged to an extent that cannot be replaced. The intensity or loudness of sound is felt in this form of pressure wave and affected eardrum just like any other form of pollution. Noise pollution और serious impact of the working of vital organ। यहाँ पे देखा जाए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि हेयर सेल जो हेयर सेल होते हैं कहाँ पे, ईयर में होते हैं, जो बेसिकली बैलेंस कॉज करते हैं। ठीक है, बैलेंस को बनाए रखते हैं आपके शरीर में। ठीक है, तो क्योंकि ईयर का दो काम होता है, एक सुनना और एक बैलेंस बनाना। ठीक है, तो अगर हम बार बार हेडफोन लगाते हैं तो हेयर सेल क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में वो उस पर थोपड़ी पड़ता जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा और वो कैन नॉट बी रिपेयर्ड एंड रिप्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, वो रिपेयर रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से यूज करिए। आगे आते हैं मेजरमेंट ऑफ साउंड। तो मेजरमेंट ऑफ साउंड जो होता है बेसिकली डेसीबल में नाम डीबी हम लोग यूनिट चूज किया जाता है। और आप जानते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के रिस्पेक्ट में ये डेसीबल नाम रखा गया, जो मतलब बेसिकली टेलीफोन बनाए थे। नॉट ए लीनियर स्केल होता है बट लॉगरिथमिक स्केल होता है। ठीक है, अगर कोई फिजिक्स पढ़ा है तो आप वहाँ पे डेसिबल में साउंड कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे चेंज फ्रॉम 40 डेसिबल टू 80 रिप्रेजेंट 1000 फोल्ड इंक्रीज लाउडनेस। ठीक है, टाइम ए मॉडिफाइड स्केल कॉल्ड डेसिबल ए टेक इनटू अकाउंट पिच एज वेल। आजकल वैसे पिच गई एंड परमिटेड नॉइज कितना होता है 125 डेसिबल पर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल 1999। ठीक है, अब सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो सोर्स देखा जाए इंडस्ट्री हो गया, व्हीकल हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, क्रैकर्स हो गया, पटाखा उड़ा, एयरक्राफ्ट हो गया। तो इंडस्ट्री, व्हीकल, साउंड एम्पलीफायर हो गया, क्रैकर्स हो गया, पैसेंजर एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट हो गया। और यहाँ पे देखा जाए परमिसिबल जो साउंड लेवल होता है इंडस्ट्री में 75 से 65, कॉमर्शियल 65 से 55, रेजिडेंशियल 50 से 45, साइलेंट जोन 50 से 40 होगा, ये सारे। और टिपिकल एवरेज डेसिबल लेवल जो है तो इसमें देखा जाए थ्रेशोल्ड हियरिंग 0 हो गया, क्वाइट विस्पिंग 30 हो गया, नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 हो गया, लाउड सिंगिंग 50-75, ऑटोमोबाइल 80 हो गया, जेट प्लेन 130 डेसिबल होता है।
इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ह्यूमन हेल्थ कौन कौन से, हियरिंग लॉस हो जाए, हेडेक हो जाए, इरिटेशन होता है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होता है, इंक्रीज हार्ट रेट होता है, ये सब इफेक्ट हैं। तो यहाँ पे देखा जाए WHO हैज़ इंक्लूड नॉइज एज वन ऑफ द मोस्ट हैजार्डस फैक्टर अफेक्ट लिविंग कंडीशन ऑफ क्राउडेड सिटी, जिसमें क्या हियरिंग लॉस होगा, इंटेंसिटी, frequency, duration of noise having proportionate impact on our body. The threshold of the human hearing 0 decibel, persistent exposure to intensity of noise 71 to 85 decibel. Even below can cause permanent loss of hearing. When noise level reach around 130 decibel, it even cause a physical pain भी होता है। Masking, it is inability of hear important environment cause जिसमें animal signal, noise affected heart rate, peripheral circulation and breathing pattern. Persistent noisy environment can cause irritability, headache और sleepiness, thus decreasing productivity। ये सब अब देखा जाए, ये तो जैसे हमने यहाँ पे लाउड स्पीकर से लेकर देखा, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2025 में लाउड स्पीकर पर एक जीरो टॉलरेंस मतलब बताया था, जीरो टॉलरेंस। और जीरो टॉलरेंस भैया कब लगेगा, आफ्टर 10 बजे के बाद 10 PM रूल रेनफोर्स किया गया था। और नॉइज पॉल्यूशन एक ऐप भी है और CPCB इसे देखता है, अपडेट करता है। इसके बाद लास्ट 5th पॉल्यूशन रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रेडियो एक्टिव और रेडिएशन इज डिफाइंड एज ए ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव थ्रू स्पेस आर मटेरियल मीडियम। ठीक है, तो इसमें देखा जाए रेडिएशन इज ऑफ 2 टाइप होता है। एक आयनाइजिंग रेडिएशन जिसमें एक्सरे होगा, गामा रे होगा, ये DNA डैमेज बेसिकली ज़्यादातर करता है। नॉन आयनाइजिंग जैसे मोबाइल टावर हो गया, हीटिंग इफेक्ट हो गया, ये सारे आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग, आयनाइजिंग रेडिएशन हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक एक्सरे, गामा रे आफ्टर हैं कैन DNA can be harmful. Non-ionizing radiation, low energy radiation emitted by mobile phone, radio tower tends to generate heat. Radiation can be natural, can arise by human activity. Most radiation exposure is from natural source जिसमें rock, earth crust, cosmic among other source. Radon is the most prominent example of natural रेडिएशन। रेडान जो 0 ग्रुप का गैस है। ह्यूमन एक्टिविटी टिपिकली अमाउंट फ्रॉम 20% ऑफ आवर रेडिएशन एक्सपोजर टू एवरेज। नेक्स्ट आता है रेडिएशन पर्टिकुलरली एसोसिएट विद न्यूक्लियर मेडिसिन एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अलॉन्ग द एक्सरे आयनाइजिंग रेडिएशन, विच मीन्स दैट रेडिएशन हैज सफिशिएंट एनर्जी इंटरेक्ट विथ मैटर स्पेशली द ह्यूमन बॉडी एंड प्रोड्यूस आयन। तो देखा जाए 2 तरह के रेडिएशन है, एक आयनाइजेशन आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे और बेसिकली DNA तक डैमेज कर देता है। नॉन आयनाइजिंग मोबाइल टावर हीटिंग इफेक्ट करता है। सोर्स क्या है, इफेक्ट सोर्स हमने यहाँ पे देखना है, न्यूक्लियर प्लांट, रेडियो एक्टिव, मेडिकल वास्ट, यूरेनियम माइनिंग हो गया, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया। इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इफेक्ट क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाता है और DNA म्यूटेशन हो जाता है, जेनेटिक डिफेक्ट इन चिल्ड्रन में, ऑर्गन फेलियर हो जाता है हायर एक्सपोजर में, ये सब इसके इफेक्ट कॉज हैं। तो देखा जाए सम ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन कंसीडर एज आयनाइजिंग रेडिएशन एंड प्रोवाइडिंग स्टार्टिंग पॉइंट इट कंसीडरिंग इफेक्ट। अल्ट्रा वायलेट फ्रॉम सनलाइट is important in producing vitamin D in human, but too much exposure to produce sunburn and potentially skin cancer cause करता है। This skin
tissue get damaged and damage to DNA through mutation cannot be repaired properly. Hence, over time, cancer develop could be fatal. Depletion of ozone layer may increase our exposure of ultraviolet ray, thus can cause skin cancer. Genetic abnormality occur children in parent with high significant exposure of radiation. तो देखा जाए हमने अभी यहाँ पे पॉल्यूशन कर लिया और देखा जाए कॉज ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ जो रेडिएशन पॉल्यूशन का था, स्किन कैंसर हो गया, डीएनए म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक डिफेक्ट हो गया चिल्ड्रन में, डिफेक्टर ऑर्गन फेलियर हो जाता है ज़्यादातर एक्सपोजर की वजह से। तो देखा जाए अभी रिसेंटली 2024-25 में रेडिएशन सेफ्टी ऑडिट प्रोग्राम बना जिसमें शुरू किया गया है और बेसिकली हॉस्पिटल में एक्सरे और सीटी स्कैन मशीन में, ठीक है। और जापान ने फ्यूकुशिमा वास्ट वाटर रिलीज फेज 2 स्टार्ट किया है और ग्लोबल रेडिएशन डिबेट के लिए स्टार्ट किया है। तो देखा जाए इस टॉपिक में हमने कवर कर दिया कि जितने भी आपके कितने टाइप के पॉल्यूशन है, उनके सोर्स, उनका इफ़ेक्ट और बेसिकली डिजीज वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो इसके बाद देखा जाए हम पोर्शन, इसमें नेक्स्ट पोर्शन करेंगे 3 पार्ट में ये। तो हमने ए कवर कर लिया, ए कवर कर लिया। अब उसके बाद देखा जाए ये हमें कवर करना है, तो ये नेक्स्ट टर्न पे रहेगा, ठीक है। तो अर्थक्वेक और फ्लड और डिजास्टर मैनेजमेंट हम करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन इसके कर लेंगे 9 यूनिट का, तो 9 यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।